नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में आज क्लास नहीं है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज स्ट्रेटजी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से ये कहूँगा, आज जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की स्ट्रेटजी हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, प्री में 3 से मेंस में 168 तक का सफ़र ये तय किया है मैंने। ठीक है, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देखिए मैं अपने आप को भी स्टूडेंट में ही गिनूंगा। जब मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ तो सबसे पहली बात आपसे एक बात कहूँगा, ये स्ट्रेटेजी मैं एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब मैं एस्पिरेंट था तो मैं किस तरीके से तैयारी करता था, ठीक है, मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी कि मैं 3 से लेकर 168 तक का सफ़र तय कर पाया। ठीक है, जो भी इंग्लिश में बहुत विद्वान लोग हैं, ठीक है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा विद्वान तो नहीं हूँ पर ये जरूर जानता हूँ कि भाई इंग्लिश में स्कोर किस तरीके से मैंने बढ़ाया है। ठीक है, मैं लिखना अच्छा जानता हूँ, मैं बोलना अच्छा जानता हूँ, बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जानता हूँ, मैं सही बात बोलूँ। ठीक है, पर इंग्लिश अच्छी ना जानने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ इंग्लिश इतनी फेवरेबल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इंग्लिश को बेसिकली शो ऑफ के तौर पे यहाँ पर लिया जाता है, डेली रूटीन में इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑफिशियली जरूर यूज होती है पर वहाँ पर भी आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं आती है। ठीक है, पर मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा, जो एग्जाम में इंग्लिश आती है वो एक अलग टाइप की इंग्लिश है। यानी आप देखेंगे, आपने स्कूल में पढ़ा, मैंने भी स्कूल में पढ़ा, कभी इस टाइप की इंग्लिश पढ़ी नहीं। ठीक है, पर जब एग्जाम देने आए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए, हम सभी पे इस टाइप की इंग्लिश का एक बर्डन पड़ा। जो विद्वान लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर्स हो, उन सभी की इंग्लिश जिनकी मेरे से अच्छी है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत लोगों की मेरे से अच्छी इंग्लिश होगी, पर ये स्ट्रेटजी की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो केवल और केवल ये समझते हैं कि यार इंग्लिश हमारी बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ता है, हम किस तरीके से बढ़ाएं। ठीक है, मेरी इंग्लिश देखिए इतनी कमज़ोर तो नहीं थी, पर ये वाली इंग्लिश मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी, और ये वाली इंग्लिश कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, स्कूल लाइफ में नहीं होती है। तो स्टार्टिंग की बात बता देता हूँ 2012 की। जैसे आप सभी लोगों को पता है, मैं 5 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। तो गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 5 बार तो नहीं हो सकती, मेरा मानना ऐसा है। तो मेरे लिए जो फॉर्मूला फिट काम किया कि मेरा इंग्लिश का जो स्कोर था वो ऐसे एस्केलेट कैसे हो गया। ठीक है, तो जो फिक्स फॉर्मूला है वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और साथ के साथ आप सभी की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको ये बताऊंगा कि भैया जब मैं इंग्लिश पढ़ता था तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, आप लोगों को भी महसूस होगा यार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक एस्पिरेंट के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी की। ठीक है, तो एज ए टीचर नहीं बना रहा क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, परंतु एग्जाम देना पड़ता है तो इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश में कई बच्चों को डर लगता है। साथ के साथ जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि यार हमारी इंग्लिश तो दुनिया में सबसे कमजोर है। ठीक है, परंतु ऐसा दिल छोटा नहीं करना है यार, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको वैसे वैसे करना है। एक फॉर्मेलिटी सी है कि भाई पेपर में इंग्लिश आती है तो करनी पड़ेगी, बिना करे तो हो भी नहीं सकता सिलेक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचें इंग्लिश को छोड़ के मैं सिलेक्शन ले लूँ तो संभव नहीं है। ठीक है, यहीं से मैं थोड़ी सी कहानी शुरू करता हूँ और यहीं से फिर स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। मेन बात है कि अगर आपने एक वीडियो ये पूरी देख ली ना, आपका माइंड सेट पॉजिटिव सेट हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज मैं बताऊंगा आप ये देखिएगा, 15 दिन में असर करनी चीजें शुरू हो जाएंगी, 15 दिन के अंदर, 6 महीने नहीं, कुछ नहीं, बिना कोचिंग के। मैंने भी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली इंग्लिश की। ठीक है, अब कोचिंग के अंदर पता है क्या दिक्कत आती है, मैं आपको सही बात बताऊं, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी टीचर बेकार पढ़ा रहे हैं, या टीचर सब अपनी जगह बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पर जो मुझे ऐसी दिक्कत लगती है वो ये कि जैसे मान लेते हैं मेरी इंग्लिश कमजोर है। ठीक है, अब कोई बच्चा है जिसकी इंग्लिश कमजोर है, वो पता क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं किसी टीचर के पास जाऊं जो मुझे बेसिक से पढ़ाए। ठीक है, वो बेसिक से पढ़ाने का मतलब उसका पता है क्या है, उसके दिमाग में क्या इंटेंशन है, वो ये सोच के जा रहा है कि जो भी चीजें मैं हिंदी में जैसे समझता हूँ ना वैसी मैं इंग्लिश में समझने लग जाऊंगा, इंग्लिश पूरी ट्रांसलेट होके हिंदी में आ जाएगी। उसे ये लगता है कोचिंग करने के बाद, ठीक है, कि कोचिंग करने के बाद ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि भी इंग्लिश से बिल्कुल हिंदी कन्वर्ट हो निकाल लेंगे, आप हिंदी से बिल्कुल इंग्लिश कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, और इतना आपको करना भी नहीं है यार। आपको इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनने के हिसाब से स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ।
काम करके देखेगी तो बहुत बढ़िया है, 15 दिन की बात है, ठीक है, 15 दिन करके देखना, अगर लगती है बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको जैसे लगे आप वैसे पढ़ना। पर ये मेरी तकनीक है, मैंने कैसे किया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात बताऊं आपको, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग मत करिए या करिए, वो आपकी विषय है, जैसा आपको ठीक लगे। पर मुझे ऐसा लगा जब मैंने देखा कि भाई कोचिंग के अंदर बेसिकली किस तरीके से साफ चलता है, नाउन समझाया जाता है, फिर प्रोनाउन समझाया जाता है, फिर वर्ब समझाया जाता है, ठीक है। और दिक्कत क्या आती है, जब तक मैं नाउन पढ़ता हूँ तब तक तो मेरे सारे नाउन के एरर ठीक होते हैं, और जब मैं प्रोनाउन पढ़ता हूँ तो सारे प्रोनाउन के एरर ठीक होते हैं, फिर मैं वर्ब पढ़ता हूँ, वर्ब के सारे एरर ठीक हो जाते हैं। परंतु दिक्कत क्या है, अगर मेरे को वर्ब की क्लास के अंदर कोई नाउन का एरर बीच में डाल के दे दिया तो मैं वर्ब को ही देखूंगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है एरर पकड़ने में। यानी सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है जिनकी इंग्लिश कमजोर है, कि भाई ये रूल ना समझ तो आ रहे हैं, हम लगातार नोट्स बनाए जा रहे हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो लगातार नोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नोट्स बना बना के इतने मोटे इकट्ठे कर लिए, ये रूल, इसका क्लोज, इसका ये, उसका वो, ठीक है। मैंने भी ये देखा अपने टाइम में कि यार ये अगर मैं चैप्टर वाइज करता हूँ, जब मैं नाउन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे को नाउन के पीछे वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, 40 में से 37 ठीक हो गए, 35 ठीक हो गए। परंतु अगर मैंने एक पेपर उठा लिया तो उसमें सब मिक्स है, तो मैं उस टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं कि ये नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, तो उस टाइम मेरे को रूल समझ नहीं आ रहा। परंतु जब मैं आंसर देखता हूं मुझे लगता है हाँ यार ये रूल तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ये तो सर ने या मैम ने कराया था, ठीक है। और ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो हम सभी के साथ होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं ये सारी प्रॉब्लम भी लेने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम मेरे साथ भी क्या क्या होती थी। अगर आपके साथ भी ये सब प्रॉब्लम होती है तो समझिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप स्टिल सिलेक्शन ले सकते हैं। भरोसा रखना है खुद पे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है, और 15 दिन के अंदर बदलाव मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 15 दिन के अंदर। मैं कोई कोचिंग नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है, बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने इस तरीके से किया। पर एक बात होती है, देखिए दो चीजें हैं, इंग्लिश है जैसे आपकी, एक होती है कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी है फिर आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और एक है कि आप स्कोर कर रहे हैं केवल। अब मेरे को सही बात बताऊं, क्योंकि मेरे को इंस्पेक्टर बनना है तो मैं नॉलेज से इतना मतलब नहीं रखता था, क्योंकि नॉलेज वाला पार्ट ऐसा है जिसे ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो नॉलेज वाले पार्ट से मेरे को इतना मतलब नहीं है, और आप में से भी काफ़ी बारे बंदों को इतना मतलब नहीं रहेगा, आप ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं यार, हमें कोई शौक थोड़ी, अगर इंग्लिश ही पढ़नी होती तो हम पहले ही पढ़ लिए होते, ठीक है। हमें इंग्लिश पढ़ने का शौक थोड़ी है, वो तो ये एग्जाम में आ रही है इसलिए हमें पढ़ने की मजबूरी है। तो मेरा मानना ऐसा, मैं तो ये सोचता था कि भाई अब इसे निपटाना है कैसे भी करके, तो इंग्लिश के अंदर स्कोर लाना है मेरे को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा, जब मैं नाउन प्रोनाउन वगैरह करके पढ़ता था, तो 2012 की बात होगी, 2012 प्री, तो मेरे 3 नंबर आए मुश्किल से, ठीक है। मुझे बहुत दर्द सा महसूस हुआ, मुझे लगा यार और क्या हो सकता है, नाउन प्रोनाउन जैसे कोचिंगों में पढ़ाया जाता है वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जब घर पे कर रहा हूँ तो सारी चीजें ठीक हो रही हैं, जब पेपर में उतर रहा हूँ तो वो चीजें दिक्कत कर रही हैं, ठीक है। पर मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि पेपर में ऐसा हो सकता है। फिर मैं मेंस में बैठा, मेंस में बैठने से पहले मैंने एक चीज ठान ली थी, यार अब तो जो ऑफिशियली चलता है ना वो चलता है। अब देखिए जो मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक बच्चे की कहानी है समझिए, जो तैयारी करता था, ठीक है। तो आपके सामने तो मेरे रिजल्ट भी है, आप ये भी मान सकते हैं कि मैं 5 बार सिलेक्शन लिया है। तो 5 बार सिलेक्शन लेना, देखिए एक बार गलती से किसी के साथ तुक्के से हो सकता है, गलती से वैसे एक बार भी नहीं हो सकता, यकीन मानिएगा, ठीक है। पर 5 बार से तो आप विश्वास करेंगे कि हाँ यार वाकई में कुछ चीज ऐसी होगी, करके देखिएगा। फिर क्या हुआ, मैं मेंस में बैठा, मेंस में जब मैं बैठा था ना, जब मैंने प्रैक्टिस करी, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि मैंने प्रैक्टिस किस तरीके से करी। तो फर्स्ट टाइम तो मेरे मेंस में कम आए थे, 144 के करीब नंबर आए थे, मुझे आज भी ध्यान है, शायद सीजीएल 2012। और लास्ट जो एग्जाम दिया था मैंने सीजीएल 2016, उसमें मेरे 168 नंबर आए थे मेंस में, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। जो मेरे को भी कभी विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा यार मेरे इतने कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा नंबर आ गए इस बार, ठीक है। पर आपको रीज़न बताऊंगा सब चीज़ों का, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी भी जानेंगे, प्रॉब्लम भी जानेंगे, और अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए क्या वाकई में ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस किस चीज़ों को करना है, किस किस चीज़ों को नहीं करना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या आपको अवॉइड करना है। तो लास्ट तक पूरी स्ट्रेटेजी जरूर देखिएगा, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और पूरी वीडियो समझने के बाद ना आप खुद पे भरोसा कर पाएंगे कि यार कोचिंग वोचिंग चलो जो चल रही है, पर आप मेरे लिए तो 15 दिन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक है। तो 15 दिन में अगर आपका फायदा हो रहा है,
आप खुद सोचिए, मेरे को कोई फायदा है इस वीडियो का? मेरे को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ की स्ट्रेटेजी बताऊँ, बहुत बढ़िया है। इंग्लिश के लिए तो बच्चा मेरे पास एडमिशन लेने नहीं आएगा ना। पर मेन बात यह है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में बहुत इंप्रूव हो गए, मेरे ही स्टूडेंट बहुत सारे हैं, पर वो कहते हैं सर इंग्लिश नहीं हो पा रहा। इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश कैसे करेंगे? तो उन्हीं के लिए स्ट्रेटेजी है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्ट्रेटेजी फॉर मेंस 2019, ठीक है, मेंस के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। प्री वाले भी आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ाइएगा बस। आइए देखते हैं। इंग्लिश बहुत वीक है, प्री तो निकल गया, अब कैसे करें? सबसे पहले यही सवाल आ गया। प्री भी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का निकल गया। अब उनके दिमाग में ये सवाल है कि अब आगे कैसे करना है, ठीक है। इंग्लिश का भरोसा नहीं है, इंग्लिश 200 नंबर की आती है, अभी तो 50 नंबर की आई थी, तो अब क्या करना है? तो ये सवाल सबसे पहला। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी है मैंने, ठीक है। आप भी किसी ना किसी प्रॉब्लम के शिकार होंगे इनमें से। अगली प्रॉब्लम, क्योंकि इन्हीं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आगे बताऊंगा। स्कोर नहीं बढ़ रहा, कई बच्चे ऐसे हैं सर इंग्लिश में ना स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। कोचिंग ले ली, यहाँ से ले ली, वहां से ले ली, रूट वर्ड याद कर लिए, वो कैब याद कर ली, ये वो सब कुछ कर लिया, क्या करें? ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे रूल याद नहीं रहते। ये सारी चीज ना मेरे साथ भी रह चुकी है, मेरी जितनी जितनी प्रॉब्लम रही है मैंने सारी चीजें लिख दी यहाँ पर, ठीक है। रूल याद नहीं रहते भाई, जब घर पे करते हैं तब तो रूल सब याद रहते हैं, क्योंकि जब मैं नाउन के साथ नाउन करता हूँ, प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन करता हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे को रूल ध्यान रहते हैं। जब मिक्स आ जाता है तो मुझे यही नहीं पता कि ये वाला एरर किस चीज का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट किस चीज का है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है सभी बच्चों के साथ। वोकैब अच्छा नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि भाई हमारा वोकैब अच्छा नहीं है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा टीचर ही बताते हैं बच्चों को कि भाई तुम्हारा ना वोकैब अच्छा नहीं है, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी टीचर ऐसे बच्चे को कहते हैं, मैं उनके लिए एक संदेश लेकर आता हूं कि भाई मेरा वोकैब बिल्कुल अच्छा नहीं है सर और मैडम, ठीक है, मेरा वोकैब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर मेरी और चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और वोकैब अच्छा ना होने के कारण ना मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। वोकैब का मतलब मैं कहूंगा एंटो और साइनो, केवल मेरा वो वाला पार्ट बहुत बेकार है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग मेरे को नहीं आते हैं, एंटो साइनो मेरे को नहीं आते हैं, तो वो पार्ट बहुत बेकार है, आप सभी बच्चों को बताऊंगा, ठीक है। पर फिर भी मैं पेपर क्लियर करता जा रहा हूँ और मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ आज भी, ठीक है। तो जिनके बच्चों की जो वोकैब पे बहुत ज्यादा समय दे दे के अपनी पूरी जिंदगी खराब करके बैठे हैं ना, लगातार वोकैब पे वोकैब निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, लक बेस्ड चीज है भाई ये, ठीक है। आप पूरी डिक्शनरी याद नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है। हो सकता है कि आपने लाखों वर्ड याद करे उनमें से एक भी नहीं आया, हो सकता है आपने 10 वर्ड याद करे उनमें से ही आ गया, पर उसके लिए इतना टाइम डिवोट करना वो बेवकूफी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो क्या मत करिए, वो आपकी मर्जी है, करना नहीं करिए। वैसे मैं अपना तरीका बताऊंगा मैंने किस तरीके से किया। आगे क्लोज टेस्ट में बहुत गलतियां होती हैं, ये भी बहुत बच्चों की कॉमन दिक्कत है कि भाई क्लोज टेस्ट जब पढ़ते हैं बहुत ज्यादा गलती लगती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग अच्छा नहीं है, पढ़ने में बहुत समय लगता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि भाई जब हम रीडिंग करते हैं ना तो उस टाइम बहुत दिक्कत आती है। पता है क्यों दिक्कत आती है? एक बात ये बताऊं, क्योंकि आपके दिल की तमन्ना ये है कि पूरी इंग्लिश पूरी हिंदी में कन्वर्ट हो जाए और वो सेंटेंस बन जाए और वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है, और ऐसा तो इंग्लिश वाले के साथ भी नहीं होता जिसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम आप ही की नहीं है, ये सभी के साथ है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है वो भी देखेंगे। डेली न्यूज़पेपर पढ़कर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा, जैसे टीचर ने बोला आप मेरे पास आए कि बस सर हम क्या करें वो कैब अच्छी करने के लिए, रीडिंग अच्छी करने के लिए। मैंने आपका ना पास जाना, ना फ्यूचर जाना, ना प्रेजेंट, कुछ भी नहीं जाना, मतलब ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब मैंने आपका बैकग्राउंड नहीं देखा, बस अपना सोल्यूशन बता दिया, ठीक है। मैंने बोला यार न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है, न्यूज़पेपर से इंप्रूव होगा। अब जो भी टीचर ऐसे बोलता है उसे ये देखना चाहिए कि बच्चे को तैयारी करते हुए कितना समय हुआ है और उसे पेपर कब देना है। अब जिस बच्चे को 3 महीने बाद पेपर देना है वो आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेगा तो उसे समझ आ जाएगा। लॉजिकल बात है, ये समझ के देखिएगा। और एक बार बताऊं, कई लोग क्या करते हैं, टशन मारते हैं द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट पढ़िए, ठीक है। ये बोला जाता है द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट पढ़िए। आपको तो छोड़िए, मुझे तक समझ नहीं आता,
ठीक है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मुझे समझ नहीं आता था हिंदू का एडिटोरियल पार्ट। मान जाऊंगा कोई एक एक चीज समझ के आके दिखा दी। जितने भी इंस्पेक्टर बने हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर बने हुए हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं देखिए जो इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा है, जिसने शुरू से इंग्लिश पे काम किया है, जो लगातार न्यूज़पेपर ही 3-3 4-4 साल से पढ़ रहा है, उसकी बात एक अलग रहती है। पर जिस बच्चे को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद पेपर देना है और उसको सलाह दे दी द हिंदू पढ़िए, यार उसने आधे से ज्यादा समय तो इधर ही लगा दिया। डेली आधा आधा घंटे, पौना पौना घंटे वो लगा रहा है, वर्ड निकाल रहा है, समझ उसे कुछ नहीं आ रहा, पर बोला है उससे किसी ने, इसलिए वो लगातार मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, और वो बेवकूफ़ी लगातार कर रहा है। ठीक है, उसे ही नहीं देख रहा कि आज का जो समय है बहुत प्रोडक्टिव है, 3 महीने का समय उसके पास है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास 3 साल का समय है तो डेफिनेट है आपके लिए फॉर्मूला तुरंत काम करेगा। ठीक है, पर आपके पास 3 महीने, 6 महीने का वक्त है, 7-8 महीने का वक्त है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। समय लगता है रीडिंग हैबिट बिल्ड करने में, ये सच्चाई है, कोई चाहे सच माने या ना माने, मैं सच बोल रहा हूँ इसके अंदर सारी चीजें। PQRS भी क्लिक नहीं हो पाते, PQRS क्लिक नहीं हो पाते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी रहती थी, सारी अपनी प्रॉब्लम भी लिखी है मैंने यहाँ पर। एरर देख के पता नहीं लगता कि नाउन का है, वर्ब का है, या फिर एडजेक्टिव का है। वही प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी, ये सारी पहले प्रॉब्लम ली गई है। ठीक है, आप भी देखिएगा क्या आपके साथ इनमें से कुछ होता है, तो आपको मेरे तजुर्बे का पार्ट पता लगेगा। ठीक है, आपको ये पता लगेगा कि यार हाँ वाकई में ये सब चीजें हैं। ठीक है, कि कई बार ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ कि जो हम इन सब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा हमें भी, तो उसी से तो मेरा एक्सपीरियंस का समझ आएगा आपको। इन सब का सॉल्यूशन, इन सब चीजों का सॉल्यूशन मैंने कैसे किया विदाउट कोचिंग। अब देखिए मेरी इंटेंशन कुछ ये नहीं है, देखिए आप अगर इंग्लिश की कोचिंग करते हैं तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप अगर इंग्लिश की कोचिंग नहीं करते या करते, मेरा ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, सीधी सी एक बात। ठीक है, पर हाँ ये जरूर है कि अगर मैं आपको कुछ बताता हूं, आप में से बहुत बच्चों ने ये वीडियो देखी, ठीक है, लाखों बच्चों ने वीडियो देखी, क्या पता लाख में से 1000 बच्चों के ये काम आ जाए। ठीक है, तो 1000 की दुआ तो मिलेगी, ये मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी वीडियो बनाई गई है। मेरे को ऐसा कोचिंग इंडस्ट्री से कोई बैन नहीं, किसी टीचर से कोई बैन नहीं है, पर मैंने किस तरीके से करी है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका जवाब है ओनली प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें बड़ी बात है। प्रैक्टिस का मैंने एक तरीका होता है कि प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी होती है, वही तो स्ट्रेटेजी का पार्ट है। प्रैक्टिस तो मैथ में भी करनी होती है, पर मैथ में भी स्ट्रेटेजी बताई ना मैंने आपको कि किस किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी बुक से करनी है। ठीक है, तो केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस करने का तरीका जानने से पहले आप ये देखिए कि इंग्लिश में 2 तरीके की चीज आपके एग्जाम में आएंगी मेंस में, एक जो आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगी, और वोकैब एंटोसाइनो, जिसमें मैंने लिखा वोकैब का मतलब मैं एंटोसाइनो लिख रहा हूँ, वन वर्ड इडियम नहीं गिन रहा मैं। ठीक है, अगर आप देखें रीडिंग एबिलिटी यानी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, क्लोज टेस्ट वाला पार्ट, PQRS वाला पार्ट कह सकते हैं, वोकैब वाला पार्ट जिसमें एंटोसाइनो मैंने लिए, ये सारा पार्ट क्या है, नॉन गारंटीड पार्ट है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक चीज ऐसी हो गई जो रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करती है, दूसरी एंटोसाइनो हो गई जो आपकी गारंटी वाला पार्ट नहीं है, नॉन गारंटी वाला पार्ट है। जस्ट लाइक GS। ठीक है, जैसे आपने देखा GS किसी किसी की बहुत आसान आ गई, लक फेवर कर गया, काम हो गया, किसी की मुश्किल आ गई, पर उसके अंदर उसने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया तैयारी करते वक्त, तो उसने क्या गलती करी, जो चीजें 100% हो सकती थी उसने उस पर दिमाग नहीं लगाया, परंतु उसने ऐसे पार्ट पे दिमाग लगा दिया जिसकी गारंटी नहीं थी। यही तो सारी कला है सिलेक्शन लेने की। अब देखिए इधर आते हैं, बाकी जो बचा हुआ ग्रामेटिकल पार्ट है, ठीक है, वो आपका गारंटीड वाला पार्ट है। ठीक है, यानी जिसके अंदर 100% स्कोर किया जा सकता है, 100% स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं, देखिए फोकस ऑन ग्रामेटिकल पार्ट, गारंटीड पार्ट ऑलवेज। ठीक है, सबसे पहले गारंटीड पार्ट पे फोकस करना है। ठीक है, अब गारंटीड वाले पार्ट पे फोकस करना है, ये सबसे पहली चीज है, ध्यान रखिएगा। 3 महीने का वक्त है ना, बहुत है,
जैसे बता रहा हूँ वैसे करके देखिए, स्कोर में फर्क ना मिले तो बताना। बहुत बच्चों को फर्क मिला है, मैं इंटरव्यू भी ले आऊंगा उनका जिन बच्चों ने फर्क महसूस किया है। तो ग्रामर के अंदर अगर आप देखें इनफाइनाइट रूल्स हैं और हर एक में क्लोज है, ये इसका रूल है, इसके साथ ऐसे नहीं, अगर ये ऐसे नहीं तो ये वाले साथ ये ऐसे नहीं, सबके अंदर क्लोज हैं। अगर पूरी इंग्लिश ग्रामर को देखें तो मैंने क्या करा, मैंने इंग्लिश ग्रामर को कवर नहीं किया, मैंने एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर को कवर किया है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि एसएससी के अंदर जो है वो लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड चीजें आती हैं। मुश्किल से 1000-1200 रूल होंगे, वही लगातार रिपीट होते हैं, 1000-1200 के करीब है। ठीक है, और वो आपको किस तरीके से याद रहेंगे। अब आप अगर उन्हें याद करते हैं कि हाँ इसके साथ ये नहीं आता, इसके साथ ये नहीं आता, तो वो फायदा नहीं है, वो पेपर में क्लिक नहीं कर पाएगा। ठीक है, दिक्कत क्या आएगी, आपको आंसर देख के तो लगेगा हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, पर उस मोमेंट पे वो क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो वो चीज कैसे करनी है वो मैं अभी बताने वाला हूं। अब आप अगर देखें यहाँ पर मैंने वही लिखा है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स है, 1000-1500 वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। अपने मन की एक एक बात पहले मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, जिससे कोई एक छोटी सी भी बात ना रह जाए। ठीक है, इसलिए मैंने सारी बातें यहाँ लिखी हैं। अब देखिए, अब कोई बच्चा सोचे कि भाई आज उसके इतने नंबर आ रहे हैं, कल एकदम छलांग लग जाएगी, वो संभव नहीं है। जैसे मैं स्ट्रेटेजी आपको बताया, मैंने देखा कि अगर आपके अभी 100-110 नंबर आ रहे हैं, 15 दिन बाद देखेंगे 120-25 मिल जाएंगे, फिर 130 के करीब रहेगा, फिर बीच में अटका रहेगा 140 रह जाएगा, 150, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, पर तुरंत कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि 110 से 150 पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा ये भी समझिए, जब तक आप वो 1000-1500 सेट ऑफ रूल्स पूरे कवर नहीं कर लेते, ठीक है, तब तक ये स्कोर एकदम शार्प पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, पीक पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले वो कवर करने हैं। वो कैसे कवर होंगे, मॉक टेस्ट से कवर होंगे। आइए देख लेते हैं कैसे कवर होंगे। पेपर में सब मिक्स आना है, सबसे बड़ी गलती। ठीक है, ये देखिए, पेपर में सब मिक्स आना है, हम प्रैक्टिस इंडिविजुअल करते हैं, इसलिए एग्जाम में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। पेपर में सब मिक्स आना है ना, तो क्यों ना आज से ही हम मिक्स की प्रैक्टिस करें। यार एक बार बताइए, आप स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है, मैंने 5 बार सिलेक्शन ले लिया, आप में से एक भी बच्चे ने पूछा मेरे से कि सर आपको बताओ ये नाउन है या ये प्रनाउन है। आपने कभी पूछा मेरे से, कभी किसी बच्चे ने पूछा सर बताना इसमें ये वर्ब है, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नाउन भी ऐसे बहुत तरीके के होते हैं, मुझे वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो किसी ने नहीं पूछा, तो आखिर में आपसे भी कोई नहीं पूछने वाला यार कि ये आपको अध्यापक थोड़ी बनना है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, बाद में कोई नहीं पूछने वाला, आपको बस स्कोर चाहिए इंस्पेक्टर बनने के लिए। एक देसी भाषा में सीधी बात कहूँ तो मेरे को स्कोर चाहिए इंस्पेक्टर बनने के लिए, और कैसे भी करके मेरा स्कोर आना चाहिए, कैसे भी करके बाय फेयर मींस। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे आ गया मैं यहाँ पर। जो रीडिंग एबिलिटी वाला पार्ट है, सारी कहानी समझिएगा अच्छी तरीके से, पूरी कहानी चेप दी है मैंने यहाँ पर। रीडिंग एबिलिटी में कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पीक्यूआरएस आता है, एंटोसाइनो आपका ग्रामेटिकल वाला पार्ट हो गया। एंटोसाइनो यानी याद करने वाला पार्ट है। ठीक है, अगर बहुत सारे याद हैं तो क्लिक हो जाएंगे, 3 महीने के लिए तो दोबारा से याद नहीं करिए, और टाइम ही मत दीजिए। मैंने आपको एक बात बताऊं सही में, जैसे मैंने आपसे बोला मेरी वोकैब बहुत हल्की है, अगर आप मेरे को 100 एंटोसाइनो देंगे ना तो मैं 2 भी सही कर दूं तो बहुत बड़ी बात है। कोई अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगा ऐसे। ठीक है, पर मैंने सच्ची बात बोली है, पर मैंने बाकी जो कर रखा है वो तो बहुत अच्छा कर रखा है ना, मैं आज भी पेपर निकाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश का पेपर दो, मैथ का पेपर दो, और वाकई में जो बात मैं बोल रहा हूँ ना आप वो नोट करिएगा। एंटोसाइनो मैं उसमें मार्क नहीं करूंगा, वोकैब वाले कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं उसमें नहीं मार्क करूंगा, पर फिर भी मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बचा हुआ पार्ट बहुत अच्छे से कर रखा है। आप देखिए मिला के कितना हो गया, 60 से 70 नंबर का हो गया। ठीक है, ये लगभग 130-140 नंबर का पार्ट है। अब बच्चा गलती ये करता है, उसे 200 नंबर पूरे चाहिए तुरंत, पर 200 नंबर कभी तुरंत एकदम पूरे नहीं होते, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। मैंने आपको बोला पहले मैं इस पे फोकस करूंगा। ठीक है, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ईडियम, वन वर्ड, ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स। ठीक है, ये सारा पार्ट ऐसा है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं।
मैंने अपनी लाइफ के अंदर यही स्ट्रेटेजी अपनाई फिर कि 130 नंबर के पार्ट पे बहुत अच्छे से काम कर रखा है, इसमें 125 प्लस या 130 ही आते थे मेरे हमेशा, ठीक है। बाकी बचा हुआ पार्ट में इतनी दिक्कत नहीं आती है, देखिए वो भी आपको आगे आगे पता लग जाएगा। तो आपको भी ये करना, दो पार्ट में बाइफरकेट करिए। ये रीडिंग एबिलिटी वाला पार्ट है 60-70 नंबर का पार्ट, इसे अभी भूल जाइए। पहले इसे 100% बनाइए, 100%। जब तक ये 100% ना बने ना, इस पे फोकस मत करना। और आप सोचें कि साथ साथ चलता रहे तो बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है। तो इसको समय देके इंप्रूव किया जा सकता है 3 महीने के अंदर, इसको नहीं इंप्रूव किया जा सकता 3 महीने के अंदर, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, रीडिंग वाला पार्ट 2 से 3 महीने में इंप्रूव नहीं होगा, ये सच है, चाहे कोई कुछ भी बोले, और ये अल्टीमेट सच्चाई है। 25 साल से मेरी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, क्या मैं कोई XYZ कोर्स ज्वाइन करके 2 महीने में 3 महीने में रीडिंग एबिलिटी अच्छी कर लूंगा? मेरे को भी बताइएगा अगर ऐसा कोई कोर्स मिलता है कि 2-3 महीने में रीडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। तो ये बात समझ के चलिए, 2-3 महीने का खेल नहीं है रीडिंग। रीडिंग जो है आपका सालों साल का सिलसिला है, जो करता आ रहा है उसकी बहुत अच्छी भी मिलेगी। इसलिए मैंने पहले ही आपसे बोला था कि भाई जितने विद्वान लोग हैं या जो टीचर लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। यानी वो अगर इसमें कोई कमी निकालें वो बात अलग है, मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई आप लोगों से माफ़ी है, पर मैंने तो इसी तरीके से करी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा मेरा एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। अब आते हैं ग्रामेटिकल पार्ट पे। ग्रामेटिकल पार्ट पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं 100%, ठीक है, वो बात मैंने बोल दी है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। करना कैसे है, अब बात ये आती है, ठीक है, कि आप इसे करेंगे कैसे। तो ये लिखा हुआ है सामने। करने के लिए देखिए मैंने कैसे किया, मैंने क्या करा, CPO-SI की एक बुक आती है मेंस की, किरण की ही बुक होती है, ठीक है। तो वो इंग्लिश की एक बुक आती है CPO-SI मेंस की, जिसमें मेंस के ही सेट होते हैं, ठीक है। मैं उन्हें बनाता चला गया, और बनाया किस तरीके से, बात समझिएगा। केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बनाना है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपको अभी नहीं बनाना है, ठीक है, वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो आपको कम से कम ना 3 से 4 किताबें करनी है। इसके अलावा और कोई बुक लें जिसके अंदर मेंस के ही सेट हों, केवल और केवल मेंस के, स्पेशल फोकस ऑन मेंस, ठीक है। तो आपने ये वाला लिया, ये वाला लिया, और जो प्री की तैयारी भी कर रहे हैं ना, वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, उन्हें भी 15 से 20 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा। वो बस क्वांटिटी बढ़ा लेना, 2 सेट की जगह 3 सेट कर देना, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा। तो मैंने भी इंग्लिश की इस तरीके से काफी सारी किताबें कर रखी हैं। किताबें आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। मैंने एक किताब ये ली, उसके बाद दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, इस तरीके से मैं किताब लेता रहा मेंस की, और मैं प्रैक्टिस करता रहा। बस मेन बात पता क्या है, मेन बात यह है कि आपको डेली 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं मेंस के, और केवल ग्रामेटिकल पार्ट ही बनाना है। उसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं, 130 से 140 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो लगातार करने हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रत्येक सेट में आपको 1 से सवा घंटे का वक्त लगेगा करने के लिए उसे, ठीक है। फिर 1 घंटे का समय लगेगा लगभग उसे चेक करने के लिए। चेक करने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा इसलिए कि जब मैं कोई गलती करूंगा, देखिए बात समझिएगा, अब आपके दिमाग में आया कि सर आप स्ट्रेटेजी तो बता रहे हो पर हम करेंगे कैसे। मान लेते हैं आपका 0 है सब कुछ, ठीक है। मैं एक बुक लेकर आ गया मेंस की, जैसे मैंने बोला, मैंने पहला सेट खोला, मैंने देखा इसमें तो 20 एरर है। मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से एरर का आंसर मार्क करना शुरू कर दिया जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है। अब हुआ क्या, पूरा सेट मैंने बना लिया, फिर मैंने पीछे देखा, मैंने देखा कि यार पहले 20 में से तो मेरे 19 गलत हैं, एक ठीक है। ऐसा हालांकि किसी के साथ नहीं होगा, पर फिर भी मैं सबसे बुरी केस ले रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैंने भी ऐसे ही किया, 0 से, मैंने बताया ना 3 से शुरू किया मैंने, तो 3 नंबर से, ठीक है। तो 20 में से 19 आपके गलत हैं, एक सही है। अब 19 के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि यार इसके साथ ये नहीं आता, इसके साथ ये नहीं आता, इसके साथ ये नहीं आता। फिर जब आप अगले सेट पे जाएंगे, आप देखेंगे 19 की जगह इस बार 18 गलत हुए, क्योंकि पिछले वाला एक कॉमन था जो यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से तजुर्बा बढ़ता रहेगा, आप घबराइएगा नहीं, चाहे 20 के 20 गलत हो जाए, चाहे पहले पेपर में आपके 0 नंबर ही क्यों ना आए या नेगेटिव में नंबर क्यों ना आए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मेरे साथ भी हुआ है, नेगेटिव तक नंबर देखे हैं मैंने, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है। बस लगातार मैंने बोला ना, मेहनत करते रहनी है, और 15 दिन में बताइएगा मेरे को कमेंट करके कि भाई कैसा आपको लगा, 15 दिन बाद बताइएगा, ठीक है। तो आप, मैंने ये देखा कि भाई, अब इस बात के पीछे रीजन बताता हूँ कि भाई सही क्यों होता रहेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। जब मैं
कहीं कोचिंग ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि किसी टीचर ने आपसे बोला कि भाई एग्जाम्पल देखिएगा कि यार आप जब नीचे जाएंगे यहाँ वहाँ जाएंगे ना, देख लेना गड्ढा वड्ढा है वहाँ पर, ध्यान से जाना। आप जैसी क्लास से निकले आपके दिमाग से बात निकल गई, ठीक है, और हुआ क्या, आप गड्ढे में गिर गए। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार आपने दूसरों को भी बता दिया जब आप क्लास में आए, यार वहां से ना देख के जाना वहां गड्ढा है। वो गड्ढा आपको जिंदगी भर ध्यान रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने वहां खुद गिरे थे, ठीक है। अगर आप टीचर की बात सुनते हैं, टीचर की या मेरी, ठीक है, वो एक अलग बात होती है, पर जो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हो सकता है टीचर की समझाने वाले की बात भूल जाए, पर जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप कभी नहीं भूलते। इसीलिए जब आपने 20 एरर करे ना, वहां आपने अपने ओन सेट ऑफ रूल्स जनरेट करे। आपने इस तरीके से देखा कि इसके साथ ये नहीं आता, ध्यान रखा उसे। कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स वोट्स की यार रद्दी पूरी मार्केटों में बिक रही है, इकट्ठी हो रखी है। नोट से कुछ नहीं होता, दिमाग से होता है जो कुछ होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये ट्रेंड पकड़ना है कि भाई किसके साथ क्या नहीं आता, किसके साथ क्या आता है, क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। आज मैं एरर तो प्रेडिक्ट कर लेता हूँ ABCD किस में एरर है, पर मैं ये नहीं बता सकता नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, एडवर्ब का एरर है, मैं नहीं बता सकता। पर हाँ ये जरूर बता सकता हूँ एरर कौन से पार्ट में है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऑप्शन बता सकता हूँ कौन सा ऑप्शन है, ये जरूर बता सकता हूँ इसके साथ ऐसा नहीं आता, मैंने पढ़ रखा है, पर ये नहीं बता सकता नाउन का है, वर्ब का है, किस वजह से है, ठीक है। तो ये बात समझनी है आपको। तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो आप खुद गलती करेंगे और उसी से आप सीखेंगे, इसलिए वो चीज आपको पेपर में ध्यान रहेगी, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं। 2 सेट आपको डेली बनाने हैं 4.5 घंटे के, ठीक है, क्योंकि 2.25 घंटे ये हो गया, 2.25 घंटे दूसरा, 4.5 घंटे हो गए। 4.5 घंटे आपको इंग्लिश को देना ही देना है। मैथ्स की स्ट्रेटेजी में आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। 2 महीने तक ऐसा करना है। 60 दिन हो गए, कितने सेट हो गए, 120 सेट, ठीक है। अब 120 सेट में अगर मैं एरर ही देख लूं, इंटू 20 कर लेता हूं, 2400 तो एरर कर चुके हैं आप, ठीक है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 होते हैं तो 1200 सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, ठीक है। तो इसी में ही वो 1000-1500 रूल छुपे हुए हैं जो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा किसके साथ क्या नहीं आता, ठीक है। तो यही सारा खेल है। और ये तो 2 महीने की बताई है अभी मैंने, केवल 2 सेट बनाने हैं, डेली बनाने हैं, केवल उतना पार्ट बनाना है। ग्रामेटिकल वाला पार्ट उधर वाला बनाना ही नहीं है अभी, क्योंकि पहले इसे 100% करना है। क्योंकि अगर आप दोनों को कंबाइन लेके चलेंगे ना तो अकेले वाला भी स्कोर नहीं आ पाता बच्चों का, ठीक है। 120, 25, 30 में अटक जाते हैं, जो वैसे भी 130 में से आ सकते थे, ठीक है। आगे समझिए बात को। 120 सेट क्या करेंगे, कवर ऑल ग्रामेटिकल रूल्स एज पर SSC पॉइंट ऑफ व्यू। SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ग्रामेटिकल रूल हैं सब कवर हो जाएंगे। हाँ, अब मैं एक एक करके सभी चीजों पे आता हूं जो भी मेंस में आती है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जब मैं मेंस के लिए जाता था ना, हमेशा ध्यान रखिए, जब मैं मेंस के लिए जाता था मैं सोचता था एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक बार रूल पढ़ लें, फिर किसी भी बुक से लगाएं, ठीक है। किसी भी बुक से यानी जो आपका मॉडल टेस्ट करेंगे आप मेंस के, उसी में काफी होते हैं, 20-20, 25-25 आते हैं, 45 के करीब आते हैं, 45-50 इतने आते हैं। तो सारे के सारे ठीक होने चाहिए। एक बार स्टार्टिंग में रूल पढ़ लें, ठीक है। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंटली आगे करते रहेंगे, अगर मान लेते हैं कि आप 45 हो गए, 45 सेट हो, 45 क्वेश्चन हो गए एक सेट में, 120 सेट है, ठीक है। 120 सेट हैं आपके, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 5400 क्वेश्चन हो गए इसी टाइप के। तो ये क्या हुआ, हमने रिपीटेड क्वांटिटी पे प्रैक्टिस करी और क्वांटिटी से रूल्स जनरेट हुए, वो एक्सपीरियंस हमारे अंदर जुड़ा। और केवल 2 महीने के अंदर आपको कोई ये नहीं पूछ रहा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, पेपर में कौन पूछ रहा है, आपको सीधा इस तरीके से करना है, ठीक है। तो 5400 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है अगर आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के कर लेते हैं। डेफिनेट है एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो 100% एक्यूरेसी पहले इसमें भी चाहिए आपको। उसके बाद मैं आता हूं 1 वर्ड ईडियम। 1 वर्ड और ईडियम ये भी ऐसा पार्ट है जो 100% ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पर एक चीज लिखिए, आजकल 10 में से 6-7 कॉमन आते हैं, बाकी यूनिक आते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि 10 में से 5, 6, 7 एग्जामिनर कॉमन से देता है, जो बच्चा बहुत आराम से प्रिडिक्ट कर लेता है, जो पहले आए हुए हैं। पर 2-3 अलग देता है, पर वो 2-3 भी नहीं छूटने चाहिए, ठीक है।
उन 2-3 को कवर करने के लिए, यूनिक को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने एक वो डाल रखी है, MG कॉन्सेप्ट ऐप पर एक वन वर्ड की PDF है जिसमें मैक्सिमम यूनिक वन वर्ड है आपके, ठीक है। तो आपके पास, जिसके पास ऐप है वो वहीं से ही डाउनलोड कर ले, फ्री है सबके लिए, और जिनके पास ऐप नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करके ये वाले PDF आप ले सकते हैं वन वर्ड की, ठीक है। बहुत मेहनत से PDF बना रखी है मैंने, इसके अंदर आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, हाँ यार इसमें काफी सारे अलग अलग हैं जो एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। जब मॉक टेस्ट लगाएं तो जो यूनिक वाले हैं वो सेपरेट नोटबुक में लिख लें, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाया, आपने देखा यार ये मॉक टेस्ट मैंने लगाया, इसमें जो वन वर्ड अलग सा दिखा, ठीक है, ईडीएम तो इतने अलग से नहीं होता, अगर कोई लगता भी आपको तो लिख सकते हैं, पर वन वर्ड आप देखेंगे ये अलग सा है तो उसे सेपरेट लिख लें, जो लास्ट में रिवाइज करें जब एग्जाम आने वाला हो। वन वर्ड करते वक्त खास चीज ध्यान रखने वाली, वन वर्ड करते वक्त 4 ऑप्शन का मीनिंग पता करें तो बेहतर। देखिए हमारे साथ भी ये होता था, पहले हमने वन वर्ड याद वगैरह करे, ठीक है, जब प्री का पेपर दिया, SP बख्शी शायद कोई बुक आती है, हाँ SP बख्शी थी, ठीक है, तो उससे मैंने याद किया, तो सारे वन वर्ड याद कर लिए पहले, ईडीएम भी याद कर लिए, उसके बाद अब हुआ क्या, अब जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में से प्रैक्टिस करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने याद करे थे वन वर्ड SP बख्शी से अपने टाइम में, और उसके बाद हम क्या करते थे, RS अग्रवाल की ना, RS अग्रवाल आती है इंग्लिश की एक, उसकी वन वर्ड की प्रैक्टिस शीट ले ली थी हमने, केवल प्रैक्टिस शीट, खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं खरीदना यार, ठीक है। प्रैक्टिस शीट अगर आप देखें बाजार में बुक हो किसी के पास, तो वहां से आप केवल वन वर्ड की प्रैक्टिस शीट फोटो कॉपी करा सकते हैं। हर सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, एक वन वर्ड है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो कोशिश करिए, अगर चारों का मतलब पता है ना तो बहुत बढ़िया है, वो काम आएगा आपके, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, केवल एक का मीनिंग पता है, उसी से काम चल रहा है, और अगर आपको लगता है कि अभी इतना समय नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। पर वन वर्ड करने का तरीका ये होता है कि चारों ऑप्शन पता हो तो बहुत अच्छा रहता है। PQRS लास्ट में करें। अब देखिए मेन बात, जब मैं गारंटीड वाला पार्ट बोल रहा हूँ आपसे करने की कि पहले प्रैक्टिस करिए, तो एग्जाम में जब मैं जाऊंगा सबसे पहले गारंटीड वाला पार्ट करूंगा, नॉन गारंटीड पार्ट नहीं करूंगा। पहले मैंने पूरा वो करा जो मैंने आपको ये बताया, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, अटेम्प्ट करने का तरीका। फिर बाद में क्या करा, बाद में मैंने कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट पे फोकस किया, फिर सबसे लास्ट में PQRS, ठीक है। तो सबसे लास्ट में मैं PQRS करता था हमेशा, क्योंकि PQRS में कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े भी आ जाते हैं जो को रिलेट करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो PQRS लास्ट में करें, और पहले शॉर्ट वाले अटेम्प्ट करें, यानी जिसके अंदर छोटे छोटे सेंटेंस है पहले वो अटेम्प्ट करें, और फिर लॉन्ग वाले अटेम्प्ट करें। ऑप्शन से, ऑप्शन का भी यूज करें तो फायदा रहेगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं PQRS में, कई जगह सेंस बन जाती है कि भाई पहला सेंटेंस ये होना चाहिए तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला सेंटेंस होना चाहिए ये वाला ऑप्शन कट गया। एग्जांपल लेता हूं, जैसे कुछ कुछ जगह कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन में पहला अल्फाबेट डिफरेंट होता है, तो वह और आसानी से हो जाते हैं। यानी कि 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, आपने केवल सेंटेंस जज किया कि कौन सा सेंटेंस पहला आना चाहिए, ठीक है। 4 सेंटेंस पढ़े, पहला जज किया, क्या वो P है, क्या वो Q है, क्या वो R है, क्या S है। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, उसमें केवल पहला सेंटेंस आपको देखना है, उसके बेस पे आंसर मार्क करना है। तो ऑप्शन का इस्तेमाल इसके अंदर करना चाहिए, हम तो करते थे, देखिए, ठीक है। फिलअप्स वो भी वोकैब बेस। अब कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं फिलअप्स के अंदर, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है, जो वोकैब के बेस्ड है। अब हमारे साथ भी होता ना, हम पढ़ के गए भाई, ठीक है, अब वोकैब पे बेस आ गया, अब वोकैब पे बेस आ गया तो वो तो वर्ड ही ऐसे लिखे जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। पर होता क्या, कई बच्चे उसमें भी तुक्का उक्का लगा के आते हैं, मैं भी लगाया था, मैंने भी लगाया था बहुत बार, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, उसमें ना हाल सबका एक जैसा है। अगर आपको लगता हो ना कि अगर आप वोकैब पढ़ते तो वो बहुत अच्छा हो जाता, तो वो आपका वहम है, ठीक है। उसमें कई बार ऐसे ऐसे वर्ड भी आते हैं जो कभी किसी को नहीं पता होते, तो वोकैब वाले कई बार फिलअप जो आते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं वो, ठीक है। तो उसमें सबका हाल एक जैसा है, ऐसे ऐसे वन वर्ड मिलेंगे जो कभी सुने ही नहीं होंगे, बेटर है उसे छोड़ना, उसे छोड़िए, बाकी पार्ट को अटेम्प्ट करिए जो आपको लगता है अपनी तरफ से हो सकता है, ठीक है। पर वोकैब के पीछे बावला नहीं होना कि आप वोकैब सोच रहे हो। वोकैब मेरे को भी नहीं आती, सही बात बताऊं, एंटोसाइनो नहीं आते, फिलअप्स में छोड़ देता था कई बार इस तरीके से, ठीक है। पर देखिए ना, आपको सीधी सी बात बताऊं, अभी आगे आपको रिजल्ट पता लगेगा, ध्यान से एंटोसाइनो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें,
टाइम वेस्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि पेपर में वेस्ट ना करें, एंटो साइनो में तैयारी करने में ही वेस्ट ना करें। कई लोग क्या होते हैं कि भाई रूट वर्ड से ऐसे याद करें, ऐसे तरीके से समझाया जाएगा, ऐसे करके याद दिलाया जाएगा, कुछ कोर्स आ गया, किसी का वोकैब का कोर्स आ गया, ठीक है। तो मैं तो नहीं मानता कि भाई ये कोर्स वोर्स कुछ ऐसे ही जरूरी है, क्योंकि पता है क्या है, गारंटी वाला पार्ट नहीं है। अगले बंदे ने समझा तो दिया बहुत अच्छे से, उनने सारे वर्ड बहुत अच्छे से बताए, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनमें से ही वर्ड आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है, पता लगा आपने 1500, 1000, 2000, 3000, 4000 लर्न भी करे, पेपर में जो 10 आए उसमें से आपके केवल 3-4 ही हो पाए। कई बार पता है क्या होता है, जैसे पहले 5 एंटो और 5 साइनो आ गए, जिसको अच्छे से आते हैं वो 3-4 कर रहा है, जो नहीं पढ़ के गया वो 2 कर रहा है। तो ये वाला फायदे में है, ठीक है। इसने 4 करे, इसने 2 करे, ये फायदे में है क्योंकि इसने अपनी और चीजें इंप्रूव कर ली होगी 100% वाली, ठीक है। और इसने 4 ये वाले ठीक करे, इसने बहुत ज्यादा समय निवेश किया होगा तैयारी करते वक्त, तब जाके इस हाल पे पहुंचा होगा। तो ये बात समझने वाली है। जिनकी स्टार्टिंग से अच्छी है उसकी बात अलग है, देखिए, ठीक है। क्लोज टेस्ट प्लस कॉम्प्रिहेंशन, देखिए यहां पर आपके लिए बड़ा बड़ा लिखा है, कभी भी पूरा समझने की कोशिश ना करें, ये मत सोचिए कि वह हिंदी में बन जाएगा। और यहाँ पर स्माइली भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी में समझ आने लग जाएगा, एक एक लाइन ऐसी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी भी ब्रिटिशर से भी पढ़ लीजिए तो भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हमें केवल आइडिया ही लगाना होता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको सही बताऊं, मैं तो इस तरीके कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी क्वेश्चन से शुरू करता था नीचे से। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, सेंस पकड़नी है थोड़ी बहुत, और जो बेस्ट आंसर है वो मार्क करना है बस, ठीक है। और ये अल्टीमेट रियलिटी है, इसी हिसाब से क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि पूरा पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए सारी चीज ना मैंने महसूस करी है, मैं बहुत बार गिरा हूँ इंग्लिश में इस तरीके से, तब जाके मैं आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन से पकड़ता था, मैं कॉम्प्रिहेंशन कैसे करता था, मैं देखा पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड लाइनें कहाँ पर लिखी हैं वहां पकड़ लिया, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, उससे रिलेटेड लाइनें कहाँ लिखी है वो पकड़ लिया। तो मुझे ये तो पता था कि पूरे का तो मीनिंग मैं इतनी आराम से नहीं बना सकता, क्योंकि कई बार कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान भी आता है, कई बार बहुत मुश्किल भी आता है, जो पकड़ना असंभव ही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन वोकैब के आ गए तो वो वोकैब ऐसी उन्हीं बंदों की ठीक होगी जिनका बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, ठीक है। तो मेरे को इतना अरमान तो नहीं था कि मेरे को 190 प्लस नंबर चाहिए, ठीक है। मुझे पता था इंग्लिश में 100, इंग्लिश मैथ में अगर 190 के करीब नंबर आ गए, इंग्लिश में अगर 160 भी आ गए तो काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। और आज के टाइम में तो पेपर इंग्लिश का आसान आ रहा है, मैं सही बात बताऊं, आज के टाइम में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी लगाना बहुत आसान है, आज पेपर आसान आता है इंग्लिश का, पहले मुश्किल आता था। अब देखिए कैसे कंक्लूजन निकलेगा। ग्रामेटिकल पार्ट को 130 में से 125 प्लस बनाइए, ये जो बचा हुआ 70 नंबर का है, इसमें 35 हर किसी के आ जाते हैं, हर किसी के 50% स्कोर करना है इसके अंदर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 35 नंबर बहुत आराम से आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। केवल और केवल वही करना है, कोरिलेशन करना है आपको, ठीक है। पर मेन बात पता है क्या है, आप पूरे इसके 70 नंबर के पीछे भागेंगे, ठीक है, ये वाले नंबर भी चले जाएंगे। पहले सेफ बनिए, खुद सेफ करिए खुद को। अगर आपने 125 प्लस कर लिया ना, आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार इंग्लिश की वजह से मैं कभी नहीं रुकूंगा, मैथ इंप्रूव करना आसान है, मैथ फिर भी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 125, ये 35, ये 160 हो गया, ठीक है। और ये हर बच्चा ला सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे ना हो, चाहे उसकी इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने तो इसी तरीके से किया है, ठीक है। लास्ट 1 मंथ में कंप्लीट सेट लगाएं, डेली 2 सेट, ठीक है। और एक चीज और लिखे यहाँ पर, स्कोर देखकर बिल्कुल नहीं घबराना, एग्जाम इजी आता है इंग्लिश का। क्योंकि जब आप घर पे सेट करेंगे ना, घर वाले सेट ज्यादा मुश्किल होते हैं कंपेयर टू एग्जाम के, ठीक है। क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, किसी बुक शॉप बुक वगैरह में होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो पेपर आता है वो आसान आता है। मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता था कि पेपर आसान है कंपेयर टू जो मैं घर पे करता था, ठीक है। कई कई जगह आप इंस्टीट्यूट वगैरह में देखेंगे जो 4-4 लाइन के एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे देता है, पेपर में थोड़ी आते हैं 4-4 लाइन के। पर हाँ ये है कि उससे थोड़ा बहुत बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा होता था,
कभी 150, 130, 140, 160, 170 मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब जैसे आपने पहले दिन शुरुआत करनी, पेपर करना शुरू कर दिया मान लेते हैं, हो सकता है आपके 130 में से 30 ही नंबर आए। घबराना नहीं है, 30 के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जब 30 आएंगे तभी 50 आएंगे, तभी 70 आएंगे, और इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा। पता है वही 1000-1500 सेट ऑफ रूल्स हैं, जो अगर आ गए तो चीज अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आप ये समझिए केवल 2 से 3 महीने आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। कोई वीडियो किसी की नहीं देखनी, कोई पीडीएफ किसी की नहीं देखनी, ठीक है। वन वर्ड वगैरह की मैंने आपको जरूर बताई है, और कोई वन वर्ड की है आपके पास तो बात अलग है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। पर कोई वीडियो वगैरह देखने की जो नहीं है, खुद पे भरोसा करिए, लगाए चले जाइए, लगाए चले जाइए। मैंने यही किया है, ठीक है। पर मेरा मोटिव हमेशा ये रहा, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है। मेरा स्कोर बढ़ता था कम होता था, मैंने कभी दिल पे नहीं लिया। मुझे पता था प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ सेट ऑफ रूल आ गए हैं, कुछ और आ जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे। गलती करने का मतलब क्या है? स्कोर अगर कहीं कम हुआ तो इसका मतलब कुछ चीज ऐसी जानी मैंने जो मेरे को पहले से नहीं पता थी, ठीक है। तो वो मुझे फायदा ही करेगी ना एग्जाम में। मेन जो स्कोर मैटर करता है वो फाइनल स्कोर मैटर करता है। हो सकता है आपके यहाँ लगातार 180 आ रहे हो, ठीक है, पेपर में 140 आ गए, तो क्या फायदा है? तो मेन बात यही है कि आपका स्कोर जो है एग्जाम में अच्छा होना चाहिए, यहां चाहे कैसे भी हो। मुझे परफेक्ट तरीके से, देखिए ये तो मैंने ओपनली लिखा है आपके सामने, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है ये चीज। मुझे परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता था, बस प्रैक्टिस से पता लगा किसके साथ क्या आता है और किसके साथ क्या नहीं आता है, ठीक है। तो साफ साफ लिखा है मैंने यहाँ पर। मैंने आपसे बोला था मैं इंग्लिश का विद्वान नहीं हूँ, इंग्लिश की मेरे को डेप्थ नॉलेज नहीं है, पर स्कोर कैसा करना है वो मुझे पता है। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है वो आपको 15 दिन लगा के देखिए, 20 दिन लगा के देखिए, काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो मुझे भी यही लगता था, ठीक है। मेरे को एक्सप्लेनेशन तो नहीं पता किसी की, मैंने आपको पहले ही बताया, बस ये पता होता था कि भाई प्रैक्टिस करनी है, और साथ के साथ किसके साथ क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया आपको। हाँ, यकीन मानिए 15 दिन में ही स्कोर बढ़ने लगेगा, रूल्स क्लिक करने लगेंगे। क्लिकिंग बहुत बड़ी चीज है। हाँ यार मैंने इसके साथ ये पढ़ा था, वो सारा आपका तजुर्बे वाला पार्ट है, क्योंकि आपने घर पे बनाया है वो, ठीक है। क्योंकि ये रूल्स आपने अपनी गलती से सीखे हैं, अपनी गलती से जनरेट हुए हैं ये चीज, ठीक है। इसीलिए ये रूल्स आपको ध्यान रहेंगे। एक एक बात लिखिए, देखिए मैंने अपने मन की यहाँ पर, जिससे मैं कुछ भूलू ना। आ जाइए, सबसे बड़ी बात दुनिया की, इंग्लिश की सच्चाई। हम सब तुक्का मारते हैं और ये सच है, ठीक है। आप में से कई लोग इससे डिसएग्री होंगे, पर ये सच है, ठीक है। जो बहुत विद्वान लोग हैं वो बात अलग है, मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, देखिए। और मैं स्ट्रेटेजी भी बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपके इतना स्कोर आ सके कि आप इंस्पेक्टर बन जाए बस। हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता एग्जाम के बाद हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं, सबका हाल एक सा है, ठीक है। आप पूछिएगा बहुत बंदों से इंग्लिश का पेपर कैसा गया, कहेंगे बढ़िया गया, कितना आ जाएगा पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कौन से वाला एसएससी ठीक करेगा, कौन से वाला गलत करेगा। अगर आप बोल देंगे ना ये क्वेश्चन, वो कहेगा मैं ठीक है मेरा, वो कहेंगे एसएससी ने तो आंसर ये दिया है, फिर कहेंगे हाँ यार ये भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो सबका हाल एक जैसा ही है। इंग्लिश की फैक्ट बात यह है कि हम मैक्सिमम लोग तुक्के मार के आते हैं, और मैक्सिमम लोग 190 195 ही मार्क कर आते हैं, मैं सही बात बताऊं। और 190 195 फाइनली उनसे पूछते हैं कि स्कोर कितना आएगा, पता नहीं यार मैंने कर दिए, देखो अब कितना आता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 168 आया, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, इतनी नॉलेज थोड़ी है, ठीक है, पर नॉलेज नहीं है, पर फिर भी स्कोर आ गया। हाँ ये भी है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है कि अगली बार भी करेंगे 160 65 से तो कम नहीं आएगा, क्योंकि चीजें पकड़ ली हैं कि इस चीज को पूरा 100% कर लिया, इस वाली चीज को इतना इंप्रूव कर रखा है, तो मिला जुला के इतना बैठ जाएगा। तो ये वाला खेल है पूरा, और ये सच है, मान के चलिए सच यही है। इंस्पेक्टर बनना है, अध्यापक नहीं। देखिए जिनको अध्यापक बनना है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अध्यापक बनना होता है, टीचर बनना होता है, तो उनके लिए तो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन अपने आप ही बनाए, ठीक है। पर हाँ जिसे इंस्पेक्टर बनना है यार, आपको स्कोर से मतलब है। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, जब मैं 5 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकता हूँ विदाउट डेप्थ नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज वेल एज कोचिंग, विदाउट कोचिंग, तो आप क्यों नहीं ले सकते? साफ साफ लिखा है मैंने, आप क्यों नहीं? इंग्लिश की अच्छी नॉलेज नहीं है, ठीक है, और नॉलेज के साथ साथ कोचिंग भी मैंने नहीं ली है, ठीक है।
पर प्रैक्टिस वाला पार्ट बहुत अच्छा है। आप देखिए 120 सेट तो मैंने आपके वहां बनवा दिए, डेली 2 सेट ही तो बोला है, और बाद में भी आपको डेली 2 सेट बनाने हैं, 60 सेट और हो गए, 180 सेट हो गए लगभग, ठीक है। या एक ही सेट बनाएंगे तो 150 सेट, 180 सेट यार बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, किताबें ढूंढते ढूंढते भी थक जाएंगे आप 180 सेट के लिए, ठीक है। पर ये मत सोचिएगा कि एक ही किताब से करना है, एक किताब में 180 सेट नहीं मिलेंगे, किसी में 40-50 मिल गए, दूसरे में 50-60 मिल गए, चाहे किसी भी ऑथर की हो, किसी की भी हो, ठीक है, ले लीजिएगा मेंस का सेट अगर है तो, ठीक है। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं भी आप जैसों में से ही हूँ, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें छोड़िए, सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल छोड़ना है, बिल्कुल अपना आराम से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद मेरे को बताइएगा क्या अब कुछ ऐसा सा हो रहा है ना कि भाई यहाँ पता लग रहा है यार, अंदाजा सा तो आ रहा है, ठीक है। और वो फ्लेवर ही आएगा जो आपको आगे ले जाएगा। और अगर आप सोचें कि भाई 100% ग्रामेटिकल रूल आ जाए या इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, वैसा जिंदगी में कभी नहीं होगा, किसी के साथ भी नहीं होता, टॉपर्स के साथ भी नहीं होता, वो भी सेंस ही पकड़ते हैं केवल, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं आपसे साफ मना करूंगा, मैंने आज तक एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, एक भी नॉवल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और रीडिंग हैबिट भी मेरी ठीक है, इतनी अच्छी तो नहीं है, मैं कहूँगा एवरेज से जस्ट बिलो ही होगी, ठीक है। हाँ, समझने वाला पार्ट ये है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ, वो आप लोग भी समझ लेते हैं, पर रीडिंग वाला पार्ट समझना, यानी जब कॉम्प्रिहेंशन पैसे आता है उसका सेंस मैं पकड़ता हूँ केवल, और मैं उसमें हर लाइन का मीनिंग बिल्कुल नहीं देखता। तो आपको बता दिया है सारी चीजें किस किस तरीके से करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आए और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आए इस स्ट्रेटेजी की वजह से, ठीक है। ये मेरी व्यक्तिगत स्ट्रेटेजी है कि मैंने 3 से 168 तक का सफर कैसे तय किया, ठीक है। तो जय हिंद।